लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा उनकी जीवनी, इसके बाद उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में, शिक्षण विधियों के बारे में, शिक्षक के बारे में, छात्र के बारे में और विद्यालय के बारे में अपना क्या विचार व्यक्त किया है। उनके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या दृष्टिकोण है। आप जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर प्रतिभाशाली थे और उन्होंने भारत ही नहीं परंतु भारत के बाहर भी उन्होंने अपना नाम रोशन किया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक नहीं बल्कि 2 देशों को राष्ट्रीय गान भी समर्पित किया है, जिसमें से अपना देश भारत और दूसरा देश श्रीलंका आते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टैगोर के अनुसार पाठ्यक्रम। टैगोर ने शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में कहा है कि शिक्षा का पाठ्यक्रम विस्तृत होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो पाठ्यक्रम हो वह विस्तृत तो हो ही, उसके साथ ही वह क्रिया पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला विषय के अंतर्गत उन्होंने इतिहास, विज्ञान, प्रकृति अध्ययन, भूगोल, साहित्य आदि को सम्मिलित किया है। इसके बाद क्रियाएं, उन्होंने कहा कि क्रियाएं बहुत जरूरी हैं, बिना क्रिया के बालक का ज्ञान स्थायी नहीं होता। इसके लिए उन्होंने नाटक, भ्रमण, बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन, ड्राइंग, मौलिक रचना आदि को शामिल किया है। इसके बाद तीसरा उनका भाग था अतिरिक्त पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत वह बल देते थे खेलकूद, समाज सेवा और छात्र स्वशासन आदि पर। गुरुदेव टैगोर जी का का कहना था कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम में इस प्रकार से मातृभाषा को समाहित करते हुए पाठ्यक्रम को विस्तृत किया जाए ताकि बालक विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के बाद आत्मनिर्भर हो जाए और पाठ्यक्रम नीरस न हो, किंतु पाठ्यक्रम में उसे रुचि हो। यदि नीरस होगा पाठ्यक्रम और उसमें बालक को रुचि नहीं होगी तो वह अध्ययन से दूर भागेगा और अध्ययन अध्यापन संभव नहीं हो पाएगा। इसके बाद बात करते हैं शिक्षण विधियों की। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भ्रमण के समय पढ़ना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि यदि हम एक जगह स्थिर होकर पढ़ते हैं तो वह ज्ञान अस्थायी हो जाता है। इसके उलट यदि हम भ्रमण करते हुए अध्ययन करते हैं, वस्तुओं से प्रत्यक्ष रूप से मिलते हुए हम अध्ययन करते हैं, उनको देखते हुए उसके बारे में समझते हुए अध्ययन करते हैं, तो वह ज्ञान स्थायी हो जाएगा। और जब हम भ्रमण करते रहेंगे तो भ्रमण करते वक्त हमारे अंदर ऊर्जा होगी और उसकी वजह से हम आगे अध्ययन करने में सफलता प्राप्त करते रहेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि। वाद विवाद प्रश्नोत्तर विधि के विषय में उन्होंने कहा कि यदि बालक केवल पुस्तकीय ज्ञान को रटकर याद करता है तो वह ज्ञान स्थायी नहीं होता है, अपितु वह रटा हुआ ज्ञान किसी भी प्रकार से बालक के काम में भी नहीं आता है। ऐसे में उस पर वाद विवाद होना चाहिए, आपस में तर्क वितर्क होना चाहिए और प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हुए ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना चाहिए। बालक जितना वाद विवाद करेगा उतना ज्यादा उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी। इसके बाद है क्रिया विधि। शिक्षण विधि के रूप में क्रिया विधि को अपनाते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि यदि बालक उनसे आकर कहता है कि मैं थोड़ा दौड़ लूं, तो जरूर कहते थे ठीक है, जाके दौड़ लो। वह पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ना, पेड़ों पर उछल कूद करना, बागों में दौड़ना, इन सब क्रियाओं को भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल करते थे। और उन्होंने क्रिया विधि के अंतर्गत ही एक कोई न कोई शिल्प को भी शामिल किया था कि बालक को अपने शिक्षण में कम से कम किसी एक शिल्प का अध्ययन भी करना है, वह क्रिया विधि को बल देते थे। इसके बाद है मातृभाषा द्वारा शिक्षण विधियों में उन्होंने सबसे इन्होंने बल दिया मातृभाषा पर। उनका मानना था कि दूसरी भाषाओं में मतलब विदेशी भाषाओं में यदि हम शिक्षण करते हैं तो बालक का ज्ञान स्थायी नहीं होता, इसके अतिरिक्त यदि हम मातृभाषा में उसे शिक्षण कराते हैं तो उसे अधिक रुचि जागृत होती है सीखने में,
इसके साथ इन्होंने मातृभाषा पर बल दिया और साथ ही उन्होंने विश्व बंधुत्व की भावना पर बल देते हुए यह भी कहा कि जो दूसरे देशों की संस्कृतियां हैं उनको भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि विश्व बंधुत्व की भावना भी बनी रहे, किंतु उन्होंने मातृभाषा का समर्थन किया। इसके बाद है खेल द्वारा शिक्षण। टैगोर जी का मानना था कि खेल द्वारा शिक्षण बालक के लिए ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि खेलने में बालक की रुचि होती है, उसका खेल उसका स्वाभाविक है, और ऐसे में जब हम खेल के द्वारा उसे शिक्षण देते हैं तो वह नई ऊर्जा प्राप्त करता है। खेलने के बाद वह थकता है और थकने के बाद वह स्थिर होता है, और स्थिर होकर जब सीखता है तो ज्ञान स्थायी हो जाता है। इसके बाद है स्वानुभव द्वारा शिक्षण। गुरुदेव का मानना था कि बालक को स्वानुभव द्वारा शिक्षण करना चाहिए। स्वानुभव का मतलब यह है कि बालक को विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनका सामना करने देना चाहिए, ताकि उन सब परिस्थितियों का सामना करके वह सक्षम बने, सफल बने। इसके बाद बात करते हैं टैगोर के अनुसार शिक्षक की। तो गुरुदेव शिक्षक को बहुत महत्व प्रदान करते थे। उनका कहना था कि मनुष्य ही मनुष्य को सिखा सकता है, इसलिए उन्होंने शिक्षक पर विशेष बल दिया। उनका मानना था कि यदि शिक्षक चरित्रवान है, गुणवान है, नैतिक राह पर चलने वाला है, तो वह बालक को स्वयं ही प्रेरित करेगा आदर्श मार्ग पर चलने के लिए। साथ उनका कहना था कि शिक्षक में धैर्य होना चाहिए, विषय वस्तु ज्ञान ज्ञाता होना चाहिए, और वह छात्र जो शिक्षक है उसका कर्तव्य है कि वह छात्र की जो भी समस्याएं हैं, जो भी बुराइयां हैं, उनका वह समाधान करते हुए उन्हें प्रेरित करे आगे बढ़ने के लिए। शिक्षक ऐसा हो जो छात्रों को सदैव सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करे ताकि वह अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। इसके बाद है टैगोर के अनुसार शिक्षार्थी। गुरुदेव का मानना था कि जो छात्र हैं उनको आत्म संयम रखना चाहिए, साथ ही उन्हें क्रियाओं के माध्यम से सीखना चाहिए, राष्ट्रीय एकता के लिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में संलिप्त होते हुए कम से कम एक कुटीर उद्योग का या एक शिल्प का अध्ययन करना चाहिए, ताकि वह अपने भावी जीवन को किसी न किसी प्रकार के व्यवसाय से संलिप्त कर ले। साथ ही शिक्षार्थी प्रकृति की ओर अग्रसर हो, क्योंकि प्रकृति की गोद में बंधनों से मुक्त करते हुए उन्हें सीखने पर बल देना चाहिए। इसके बाद है टैगोर के अनुसार अनुशासन। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि बालक को किसी प्रकार से दंड आदि प्रदान नहीं करना चाहिए, वे दंड का विरोध करते थे। उनका मानना था कि बालक को प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रूप से छोड़ना चाहिए, उन्हें स्वानुशासन पर बल देना चाहिए, और स्वानुशासन के लिए विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आदि का आयोजन करना चाहिए, जिसमें बालक जब भाग लेगा तो भाग लेने के बाद उसमें स्वानुशासन या संयम की बात स्वयं से आएगी। साथ ही उनका कहना था कि यदि शिक्षक चरित्रवान है, चरित्रवान के साथ वह आदर्श मार्ग पर चलने वाला है, उच्च आचरण करने वाला है, तो बालक उसको देखकर प्रभावित होंगे और वह स्वयं उनके जैसे बनने के लिए अनुशासित हो जाएंगे। सबसे मेन चीज यहाँ पर यह है कि उनका मानना था कि बालक को किसी प्रकार से दंडित नहीं किया जाना चाहिए, वह शारीरिक दंड का विरोध करते थे। अब इसके बाद है टैगोर के अनुसार विद्यालय। तो टैगोर के अनुसार विद्यालय की बात करें तो गुरुदेव को प्राकृतिक आवास में या प्रकृति के गोद में शिक्षण कार्य करना अत्यंत रुचिकर था। उनका मानना था कि जो विद्यालय है वह नगर के कोलाहल से दूर शांत वातावरण में होना चाहिए, जहां पर हरे भरे वृक्षों की शीतल छाया के नीचे बैठकर शिक्षक और छात्र अध्ययन अध्यापन करें। इसके लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अब इनके विद्यालय के दृष्टिकोण को समझने के लिए हम इनके शांति निकेतन का यदि अध्ययन कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि वह विद्यालय के बारे में क्या सोच रखते थे। तो इन्होंने 1901 में बोलपुर नामक स्थान के पास शांति निकेतन की स्थापना की थी, जहां पर शीतल अम्रकुंजों की छाया थी।
वहां पर बालक को स्वतंत्र रूप से उन पेड़ों के साथ खेलने, पेड़ों में चढ़ने, फल तोड़ने आदि की क्रियाएं भी स्वतंत्र रूप से करने दी जाती थी। नगर से, कोलाहल से दूर वह जो उनका आश्रम था, वहां पर बालक स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते थे। उन्होंने शांति निकेतन में, जो आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उनमें विभिन्न प्रकार के उन्होंने विभाग अलग अलग बांट रखे थे, जिनमें था पाठ भवन। पाठ भवन में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद होता था शिक्षा भवन। शिक्षा भवन में महाविद्यालय स्तर की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद था विद्या भवन। विद्या भवन में उच्च एवं अनुसंधान की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद था विनय भवन। विनय भवन में शिक्षक प्रशिक्षण आदि का शिक्षण कराया जाता था। इसके बाद था कला भवन। कला भवन ललित कलाओं से संबंधित था। इसके बाद था श्री निकेतन। श्री निकेतन में ग्रामोत्थान का कार्य किया जाता था। ग्रामोत्थान मतलब कि ग्राम के उत्थान के लिए जो भी वह छात्रों के माध्यम से कर सकते थे, वह सब कुछ इसमें शामिल होता था। इसके बाद था शिल्प भवन। शिल्प भवन किसी न किसी कुटीर उद्योग से संबंधित था, जहां पर बालक कुटीर उद्योग से संबंधित कलाएं सीखते थे। इसके बाद था संगीत भवन। संगीत भवन में बालक संगीत की शिक्षा प्राप्त करते थे। इसके बाद था हिंदी भवन। हिंदी भवन में छात्र हिंदी के बारे में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करते थे। इसके बाद था चीनी भवन। चीनी भवन में छात्र चीनी शिक्षा पद्धति और भारतीय शिक्षा पद्धति के बारे में अध्ययन करते थे। इन दोनों भाषाओं का भी इसमें विस्तृत अध्ययन किया जाता था। इसके बाद हम बात करें टैगोर के साहित्य सृजन के बारे में, तो आप सभी को पता है कि गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर प्रतिभा के धनी थे। यह नाटककार, साहित्यकार, चित्रकार, विभिन्न रूपों से इनको देखा जाए तो ये विभिन्न प्रतिभाओं के धनी थे। इनके साहित्य सृजन में यदि देखा जाए तो गीतांजलि, गोरा, कबूलीवाला, योगा योग, मुक्तिधारा, चंडालिका, जापानी यात्री, छिन्नपत्र, शक्ति पूजा आदि प्रमुख रूप से रचनाएं संकलित की गई हैं। रचनाओं के बारे में यदि बात की जाए तो इन्होंने विस्तृत रूप से, मैंने कल ही क्लास में बताया था कि इन्होंने 8 वर्ष की अवस्था में ही पहली कविता लिख दी थी। तो इन्होंने अपने जीवन में आजीवन रचनाएं की हैं और बहुत व्यापक रूप से इनका साहित्य क्षेत्र समृद्ध है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा रविन्द्रनाथ टैगोर को, और अगली क्लास में हम अन्य अगले भारतीय विचारक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।